आज हम बताने जा रहे हैं फिलॉसफी का कुछ बेसिक चीज़, क्योंकि बहुत सारे फिलॉसफी का जो टर्मिनोलॉजी है उसको जाने बिना हम फिलॉसफी की को समझना बड़ा कठिन होता है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि सर्वप्रथम जैसे वेस्टर्न लॉजिक वेस्टर्न लॉजिक जिसको हम एरिस्टोटेलियन लॉजिक कहते हैं, वो जानते हैं। उसमें जैसे टर्म है और एक वर्ड है। अब ये डिफरेंस को जानना जरूरी है कि टर्म और वर्ड, पद और शब्द में क्या अंतर है। और शब्द फिर आगे बढ़ता है कि सेंटेंस और प्रोपोजिशन। फिर आता है स्टेटमेंट और आर्गुमेंट। तो ये टर्म जो है, आपको बतावें कि शब्द का परिभाषा हम लोग क्या देते हैं कि एक सिंपल सब परिभाषा देते हैं कि दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फिलॉसफी की परिभाषा नहीं है, ये बच्चों की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को हम शब्द कहते हैं। बल्कि फिलॉसफी में है कि शब्द अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। वर्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग्स। शब्द अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। अब यहाँ पद जो है, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उसका कुछ न कुछ नाम है, और वह शब्द जो है उस वस्तु की ओर इंगित करता है। तो शब्द जो है वो एक सिंबल है, तो हम वो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ है। तो इसलिए हम इस संसार की जितनी भी चीजें हैं उसका कुछ न कुछ नाम है, और वह पद कहलाता है। तो इस रूप में हम यह कह सकते हैं कि सभी पद शब्द होता है, परंतु सभी शब्द पद हो ही कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम का कहते हैं। अब ये का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु का की जो भी है, ये इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु जब यह किसी शब्द के साथ कनेक्ट हो जाता है, जैसे राम की किताब, तो ये का और की जो है ये अर्थपूर्ण हो जाता है और इसका महत्व हो जाता है। इसीलिए हम सभी शब्द को पद नहीं कह सकते हैं, परंतु सभी पद शब्द होता है। यानी वह शब्द जो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या प्रेडिकेट बन सके उसको हम पद कहते हैं। अब यहां पर आते हैं सेंटेंस एंड प्रोपोजिशन। ये आपको बताएं कि प्रोपोजिशन तर्कवाक्य कहलाता है। तर्कवाक्य, प्रोपोजिशन। आप एनालिसिस में विटगेन्स्टाइन इसको प्रतिज्ञप्ति कहते हैं, प्रोपोजिशन को। तो तर्कवाक्य प्रोपोजिशन किसको कहते हैं और सेंटेंस किसको कहते हैं? हम जब किसी विषय के संबंध में जब अपना निर्णय देते हैं कि बिहार का, जैसे जब हम किसी भी विषय के संबंध में निर्णय को व्यक्त करते हैं तो वह सेंटेंस प्रोपोजिशन कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि ये लाल गुलाब है, यह लाल गुलाब है, या यह गुलाब है। तो गुलाब के संबंध में हम निर्णय देते हैं राम ईमानदार है, तो इसमें हम राम के संबंध में यह निर्णय को व्यक्त करते हैं कि वह ईमानदार है। लेकिन जब हम कहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है,
तब ये प्रोपोजिशन नहीं है, ये सेंटेंस है। तो इसीलिए सभी प्रोपोजिशन सेंटेंस हो सकता है, परंतु सभी सेंटेंस प्रोपोजिशन हो ही कोई जरूरी नहीं है। इस रूप में हम कहें तो प्रोपोजिशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है और सेंटेंस तीनों टेंस में होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में होता है, लेकिन प्रोपोजिशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, क्योंकि हम किसी भी विषय के संबंध में निर्णय को जब व्यक्त करते हैं तो वो हमेशा प्रेजेंट में ही व्यक्त करते हैं। इसीलिए सेंटेंस और प्रोपोजिशन को समझना अत्यंत आवश्यक है। और किसी भी विषय के संबंध में, इस विश्व के संबंध में, व्यक्ति के संबंध में, जीव के संबंध में जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, अपनी निर्णय को भाषा में व्यक्त करते हैं, तो वो प्रोपोजिशन कहलाता है। अब आर्गुमेंट और स्टेटमेंट, जब हम एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस में जब कुछ कहते हैं कि राम ईमानदार है, और या राम ईमानदार है, तो ये एक स्टेटमेंट है। अब सभी मनुष्य ईमानदार है, क्योंकि राम मनुष्य है इसीलिए राम ईमानदार है। तो सभी मनुष्य ईमानदार है और राम मनुष्य है इसीलिए राम ईमानदार है। तो यहाँ इसमें तीन सेंटेंस लगते हैं, तीन प्रोपोजिशन लगते हैं। तो एक एक सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं, और एक से अधिक स्टेटमेंट जब एक साथ होता है तो उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। इसीलिए आर्गुमेंट जो होता है वो हमेशा वैलिड और इनवैलिड होता है, परंतु प्रोपोजिशन हमेशा सत्य और असत्य होता है। प्रोपोजिशन चूंकि वो निर्णय को व्यक्त करता है और वह प्रेजेंट टेंस में होता है, इसीलिए उस प्रोपोजिशन को हम सत्य और असत्य कह सकते हैं। परंतु आर्गुमेंट जो होता है वह एक संभावना को व्यक्त करता है, इसकी वजह से वो हमेशा वैलिड और इनवैलिड होता है। तो प्रोपोजिशन एक सेंटेंस में होता है। उसके बाद इस पे आते हैं हम लोग मिटाने का। अब यहाँ पे प्रोपोजिशन, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी है प्रोपोजिशन में, प्रोपोजिशन अब प्रोपोजिशन दो तरह के होते हैं। इसमें आपको प्रोपोजिशन, ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन, ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन। अब इसको हम एक डायग्राम के द्वारा हम समझा सकते हैं कि ये प्रोपोजिशन चार तरह का, एक यूनिवर्सल एफर्मेटिव, दूसरा यूनिवर्सल निगेटिव, तीन पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और तीसरा, चौथा पर्टिकुलर निगेटिव। अब यूनिवर्सल अफर्मेटिव को हम ए कहते हैं, यूनिवर्सल निगेटिव को हम ई कहते हैं, पर्टिकुलर अफर्मेटिव को आई कहते हैं, और पर्टिकुलर निगेटिव को
ओ कहते हैं। अब यहाँ पे ये चार तरह के प्रोपोजिशन हैं, ए, ई, आई, ओ। और ए और ई के बीच किस तरह का रिलेशन है, इसको कहते हैं कंट्रेरी, विपरीत का संबंध होता है। और आई और ओ के बीच होता है सब कंट्रेरी, अनुविपरीत का संबंध होता है। ए और आई के बीच सब अल्टर्न, सब अल्टर्न का संबंध होता है। और ई और ओ के बीच भी सब अल्टर्न का संबंध होता है। और ए और ओ के बीच कंट्राडिक्टरी का संबंध होता है, कंट्राडिक्टरी, व्याघात का संबंध होता है। और आई और ई के बीच भी कंट्राडिक्टरी, व्याघात का संबंध होता है। अब एक, चूंकि ये इसमें संबंध को दिखाने के लिए हम दो क्राइटेरिया अपनाते हैं। एक अपनाते हैं क्वालिटी, और दूसरा अपनाते हैं क्वांटिटी। दूसरा, पहला क्वालिटी और दूसरा क्वांटिटी के आधार पर। अब ए और ई के बीच किस तरह का संबंध है, क्वालिटी का संबंध है या क्वांटिटी का संबंध है? तो हम ये आपको बताएं कि ए जो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, इसको समझने के लिए यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी ये कॉमन चीज है, ए और ई में यूनिवर्सल कॉमन चीज है। ये मात्रा के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से एक समान है, परंतु क्वालिटी में डिफरेंस है। एक अफर्मेटिव है और एक निगेटिव है, इसीलिए इसमें क्वालिटी का डिफरेंस है। उसके बाद आप आते हैं ए और आई के बीच जो संबंध होता है। ए और आई के बीच, यह ए और आई के बीच, यहाँ पे ये दोनों का दोनों अफर्मेटिव है, और क्वांटिटी में अंतर है कि एक यूनिवर्सल को व्यक्त करता है, एक पर्टिकुलर के बारे में कुछ कहता है। तो यहाँ से जो डिफरेंस है वो क्वांटिटी का डिफरेंस है, जिसमें यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, एक यूनिवर्सल के संबंध में कहता है, एक पर्टिकुलर के संबंध में कहता है, लेकिन दोनों का दोनों अफर्मेटिव रूप में कहता है। दूसरा है आपका ई और ओ के बीच संबंध। यहाँ जो सबअल्टर्न है, ये भी ये दोनों के बीच हम सबअल्टर्न संबंध की बात करते हैं, ई और ओ। अब यहाँ पर ई जो है यूनिवर्सल है और यूनिवर्सल निगेटिव है, और ओ जो है पर्टिकुलर निगेटिव है। अब यहाँ क्वालिटी के हिसाब से ये दोनों का दोनों जो है निगेटिव है, और क्वांटिटी के हिसाब से डिफरेंस है, एक यूनिवर्सल है एक पर्टिकुलर है। तो इसमें हम ई और ओ के बीच जो संबंध होता है, यानी इसको ई और ओ के बीच आप क्वांटिटी का डिफरेंस होता है। उसके बाद आई और ओ के बीच जो संबंध है, आई और ओ के बीच संबंध, इसमें भी क्वांटिटी का डिफरेंस है, क्योंकि दोनों का दोनों पर्टिकुलर है, और ये आई और ओ दोनों का दोनों पर्टिकुलर है, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस है। इसलिए ये सिर्फ क्वालिटी का अंतर है। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, एक अफर्मेटिव है, एक निगेटिव है। अब यहाँ पे हम दूसरा जो संबंध होता है ए और ओ के बीच, इसमें दोनों गुण और परिमाण दोनों का डिफरेंस है। एक यूनिवर्सल है, एक पर्टिकुलर है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है।
इसीलिए इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का डिफरेंस है। उसी तरीके से आई और ई के बीच जो डिफरेंस है, इसमें भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि एक यूनिवर्सल प्रोपोजिशन, यूनिवर्सल अफर्मेटिव का जब हमें ये बनाना होता है कि इसका किन किन के साथ संबंध होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये पॉइंट रखें यहाँ पे, और यहाँ से आपको उंगली उठना नहीं चाहिए, और ये इसका संबंध कहाँ कहाँ हो सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ से एक उठाए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर इसका यहाँ संबंध, और फिर इसका यहाँ संबंध। ऐसे भी 4 सदस्य यदि हो तो उसमें से एक सदस्य के बारे में पूछा जाए कि आपका संबंध कितने आदमी से होगा। 4 ही आदमी है, चारों के बीच संबंध है, तो एक आदमी से जब पूछा जाएगा तो उसके साथ 3 ही आदमी के साथ संबंध होगा, क्योंकि चौथा तो वो खुद है। तो इसकी वजह से यहाँ से आप जब आते हैं तो ए का सब कंट्रेरी हो सकता है, ए का कंट्रेरी हो सकता है, ए का कंट्राडिक्शन हो सकता है, ए का सब कंट्रेरी नहीं हो सकता है। उसी तरीके से आई जब यूनिवर्स पर्टिकुलर अफर्मेटिव सेंटेंस हो, प्रोपोजिशन, इसका किन के साथ संबंध हो सकता है, इसका सब कंट्रेरी हो सकता है, इसका सब अल्टर्न ए के साथ हो सकता है, इसका कंट्राडिक्शन ई के साथ हो सकता है, और ये आई का कंट्राडिक्शन ई होगा, लेकिन आई का कंट्रेरी नहीं हो सकता है, क्योंकि कंट्रेरी का संबंध ए और ई के बीच होता है। फिर आप आते हैं ओ के बीच, कि ओ का यूनिवर्सल पर्टिकुलर निगेटिव सेंटेंस प्रोपोजिशन है, इसका किसके साथ संबंध हो सकता है, तो इसका सबअल्टर्न ई के साथ होगा, इसका कंट्राडिक्शन ए के साथ होगा, इसका सब कंट्रेरी आई के साथ होगा, लेकिन ओ का कंट्रेरी नहीं हो सकता है। उसी तरीके से हम ई में जब आते हैं तो ई का कंट्रेरी होगा, ई का कंट्राडिक्शन आई में होगा, ई का सब अल्टर्न ओ में होगा, परंतु ई का सब कंट्रेरी नहीं हो सकता है। इस तरीके से हम अपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन को इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद हम आगे अनुमान पे आते हैं। तो अगले क्लास में हम आपको अनुमान के संबंध में बताएंगे, और तब आप समझेंगे कि जब हम स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, टर्म और प्रोपोजिशन, इस टर्मिनोलॉजी का सही सही मीनिंग जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक ये वेस्टर्न लॉजिक का ये 4 जो है, ये 4 रूट है, ए ई आई ओ, ये 4 रूट है, इस 4 पिलर है। इस 4 पिलर को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हम वेस्टर्न लॉजिक को नहीं समझ सकते हैं। और जिस वेस्टर्न लॉजिक को एरिस्टोटल के द्वारा स्थापित किया गया, और इसी के आधार पर आगे जब हम दर्शन की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, टर्मिनोलॉजी। यदि हम इस प्रोपोजिशन को समझे, सेंटेंस और प्रोपोजिशन के बीच डिफरेंस को समझेंगे, हम टर्म और वर्ड के बीच के रिलेशन को समझेंगे, तभी जाके आगे चाहे फिलॉसफी का एनालिसिस हो, चाहे मेटाफिजिक्स हो, इसको समझने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि टर्म से हम रूबरू हुए रहते हैं। इसीलिए आगे हम अगले क्लास में आपको बताएंगे अनुमान के संबंध में। अनुमान के बाद अनुमान के कितने प्रकार होते हैं, और अनुमान में हम क्या करते हैं, क्योंकि लॉजिक का जो विषय वस्तु होता है वो अनुमान होता है, तो उसमें हम फिर डिटेल बताएंगे। ये ऑनलाइन वीडियो का पर्पस ये होता है कि आपको सिलेबस से परिचय कराना, और इसके सारे ब्रांच से रूबरू कराना, इसके मीनिंग को बताना, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से
आप शिक्षकों से संपर्क करके जहाँ अपना कन्फ्यूजन हो वो दूर करें। दूसरी बात है कि इसमें यदि किसी तरह का कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको इसके माध्यम से भी आपको दे दूं। धन्यवाद। बंद करो।